हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरनदीप सिंह और ये सेकंड पार्ट होगा चैप्टर वन का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड पार्ट। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो और उसके बाद आप सेकंड पार्ट में आना, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में 1.4 टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम 1.5 टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इसका क्या मतलब होता है, जो भी कोई इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपना पैसा वैराइटीज ऑफ वेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस कौन कौन से हैं। इस चैप्टर्स में ना बहुत सारे टॉपिक्स रिपीटिशंस में हैं और बहुत सारी जगह पर एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके या फिर एक ही टॉपिक को बार बार एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स या फिर इक्विटीज। ये पब्लिक ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, शेयर्स में हम कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें फिक्स्ड इनकम आ सकती है। जैसे हमने अगर लोन टू कंपनी अगर हमने उनको दे दिया तो हमें मंथली इंटरेस्ट मिल सकते हैं, एनुअली इंटरेस्ट मिल सकते हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट हमें 10 ईयर्स 15 ईयर्स जब भी हमारा लोन कंप्लीट होगा हमें मिल सकता है। या फिर हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, लास्ट पार्ट में सीखा था कि ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं जो वो फंड को मैनेज करते हैं और वो डाइवर्स रेंज में हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ अदर एसेट्स में, ठीक है। उसके बाद रियल एस्टेट, ये भी हमने सीखा था कि हम अब कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, रीट। ऑल्दो इस चैप्टर में इसकी बहुत ज़्यादा कम रेलेवेंस है, अब अगर आगे किसी चैप्टर में आएगा तो हम इसको बहुत अच्छे में एक्सप्लेन में समझ लेंगे। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा मतलब एक ब्रीफ इसके बारे में बताऊं तो सिंपल क्या होता है। लेट से एक कंपनी है, उन्होंने क्या करा है, उस कंपनी ने लेट से एक मॉल परचेज कर लिया, बहुत सारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज परचेज कर ली या कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज परचेज कर ली, और उस प्रॉपर्टीज से उनको रेंट रिसीव होगा, ठीक है। अ, और हमने क्या करे, इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। अब होगा क्या कि जो इस कंपनी को रेंटल इनकम आ रही है या फिर जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था अपने रियल एस्टेट में, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में या किसी चीज में भी, उससे उनकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, तो उसका फायदा हमें मिलेगा क्योंकि हमने इस कंपनी के एसेट्स को परचेज कर रखा है। हमने इस कंपनी के एसेट्स को परचेज किया और इस कंपनी ने इसी पैसे से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ऐसी ऐसी सब चीजें परचेज करी। तो जो इससे इनको रेंटल इनकम आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ हमें डिविडेंड इनकम मिल जाएगी। तो हमने बिना टेंजिबल प्रॉपर्टी खरीदे हुए, हमने बिना फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदे हुए, हमने प्रॉपर्टी को इनडायरेक्टली ओन कर लिए, ठीक है। और सेविंग अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अच्छा, कमोडिटीज का क्या मतलब होता है, जब हम गोल्ड, सिल्वर, ऑयल या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, फॉरेक्स का क्या मतलब होता है, जब हम करेंसीज, यूएसडी, यूरोस, इनको हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ये हाईली स्पेकुलेटिव होती हैं। अच्छा जी। और अगला क्या, क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइंस हो गए, ये हाईली रिस्क होते हैं और ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और बहुत सारे लोग इसको जब उनको कोई भी सामान परचेज या सेल करना होता है, वो इस चीज़ के लिए भी क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ करते हैं। जनरली जो इलीगल चीज़ें होती हैं, जनरली लोग उस चीज़ के लिए क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं क्योंकि इसको ट्रेस करना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। और अगला हम इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा ऑटो रिक्शो के पीछे ऐड होती है, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, आसान किस्तों में पैसा वापस करे। मतलब ऐसे लेंडर्स होते हैं जो आपको पैसा दे देते हैं अगर किसी का सिबिल या उसको बैंक सिबिल किसी का खराब है या बैंक उसको लोन नहीं दे पा रहा, तो कुछ इंडिविजुअल्स आपको पैसा लेंड कर देते हैं, ऑब्वियसली वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, सॉरी, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप शार्क टैंक में देखते हैं कि जो टीवी में एक शो आता है शार्क टैंक, उसमें क्या होता है कि जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू बिजनेस आइडियाज होते हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट करके पैसा अर्न कर सकते हैं। हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी। अच्छा, प्राइवेट इक्विटी का क्या मतलब होता है, प्राइवेट इक्विटी का ना आप ऐसे सिंपल मतलब समझने की कोशिश करो। प्राइवेट इक्विटी का सिंपल मतलब होता है कि जैसे कोई एक फैमिली है, उन्होंने क्या करा, कोई एक ओल्ड टॉय शॉप परचेज कर ली, अब उसको उन्होंने रेनोवेट किया, उसको पेंट किया, न्यू टॉयज परचेज किए, जो भी उसके पुराना मतलब सामान था उसको सब अच्छे से रेनोवेट किया और उसको और पॉपुलर बनाया, और कुछ 10-15 साल के बाद क्या करा, उसी सेम शॉप को उन्होंने बेच दिया।
सेम चीज बेटा कंपनीज में भी होती है। कंपनीज में क्या करते हैं कि हमने कोई एक कंपनी खरीदी, अगर उसकी गुडविल अच्छी नहीं है तो हमने उसके गुडविल के ऊपर काम किया। अगर लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो हमने ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करी, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी करी, और कुछ टाइम आने के बाद हमने क्या करा, उसको सेल ऑफ कर दिया। और हेज फंड्स में क्या होता है कि जो वेल्दी लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपना पैसा कुछ फंड्स में डाल देते हैं, और जो फंड्स मैनेजर होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको अ, मतलब मैनेज करते हैं और उससे उनको पैसा कमा के देते हैं। Investment funds that seeks higher return through a variety of tactics, sometimes with a minimal regulatory monitoring, जो जिससे, और वो लोग कौन होते हैं, वो होते हैं ऑथराइज्ड इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होता है। अच्छा, एनुइटीज का क्या मतलब होता है, जैसे कि कुछ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनसे हम रिटायरमेंट की हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी। और एंटीक्स में क्या होता है, कई बारी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंटीक चीजें परचेज करने के लिए। एग्जाम्पल, हम सब ने वेलकम मूवी तो देखी होगी। उस वेलकम मूवी में हमने देखा था, जो हमारे मजनू भाई हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, जो घोड़े के ऊपर गधा, या पता नहीं गधे के ऊपर घोड़ा खड़ा होता है। तो जो हमारी इशिता जी या ईशा जी जो भी थी, उन्होंने वो पेंटिंग परचेज कर ली थी। तो सेम चीज बहुत सारे लोग करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंटीक चीजों के ऊपर करते हैं। शायद जो इसकी मार्केट होती है सेल करने की, वो बहुत कम होती है, बट जो कुछ एंटीक्स आइटम्स होती है, जैसे रेयर कॉइन्स होते हैं या फिर अदर कलेक्टिंग गुड्स होते हैं, वो जब बहुत मतलब एंटीक हो जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा महंगे प्राइस पे बेच सकते हैं। अच्छा जी। और अगले टॉपिक का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, ऐसी कोई सिचुएशन जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाए, और जिससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्फ्लुएंस हो पाए, या जो उसका आउटकम है वो इन्फ्लुएंस हो पाए। तो इसके इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला इन्वायरमेंट होता है इकोनॉमिक कंडीशंस। अब इकोनॉमिक कंडीशंस का क्या मतलब है कि कंट्री की क्या जीडीपी ग्रोथ है, किस ग्रोथ रेट से जो भी कोई एक कंट्री है वो कितना ग्रो कर रही है, वहां पर कितनी महंगाई चल रही है, वहां पर इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं, कि जो आरबीआई है या किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कैसे इंटरेस्ट रेट फिक्स कर रखे हैं, उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं जिनके बेसिस पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, मार्केट के ट्रेंड्स। अब मार्केट का ट्रेंड्स का क्या मतलब होता है, मार्केट का पैटर्न। कुछ टाइम ऐसा होता है जब सब इन्वेस्टर्स बाय कर रहे होते हैं, और कुछ टाइम ऐसा आता है जब सब इन्वेस्टर्स सेल कर रहे होते हैं। तो हमें उन मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उस हिसाब से हमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं। थर्ड है गवर्नमेंट लॉस। वो हम ऑलरेडी तीन चार बारी आई थिंक इस चैप्टर में रिपीट हो चुका है, कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, गवर्नमेंट के कैसे टैक्स लॉज हैं, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो उसके ऊपर कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी बट प्रॉफिट हो, और उस प्रॉफिट का बहुत मेजर चंक तो गवर्नमेंट ने टैक्स में ही चला गया, तो फिर आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। अच्छा, और फोर्थ के लोकेशन। अब लोकेशन में क्या होता है कि मैंने आपसे जैसे आपसे पहले भी बताया था कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, तो लोकेशन आपको देखनी होती है कि किस तरीके से है, कि उस लोकेशन की क्या वॉलेटिलिटी है, कितना जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितने जल्दी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आपने कभी वेस्ट दिल्ली में कोई मतलब प्रॉपर्टी परचेज करी, कोई नॉर्थ दिल्ली में आपने परचेज करी, ईस्ट दिल्ली में परचेज करी, तो आपको लोकेशन वाइज देखना पड़ेगा कि वहां पर कितने इन्वेस्टर्स हैं, उनका क्या मूड है, वहां पर मार्केट की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैव द पोटेंशियल टू ऑफर न्यू इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज। और उससे होता क्या है, वो डिसरप्ट कर देता है इस्टेब्लिश सेक्टर्स को, जैसे कि ईवी, एआई, चैट जीपीटी। जैसे कि हमें पता है कि जो सारी पुरानी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो ज्यादातर या तो पेट्रोल कार्स बनाती हैं या वो डीजल कार बनाती हैं। बट बहुत ज्यादा भी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो ईवी की तरफ नहीं जाती। बट अब हम सबको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है, और ईवी बनाने वाली जो मतलब कंपनीज हैं वो ज्यादा आ रही हैं। तो पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में जो इस्टेब्लिश सेक्टर्स हैं या इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, वो हट जाएं और न्यू कंपनीज उनकी जगह ले ले। अच्छा, सिक्स पॉइंट क्या है, सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कहते हैं, कि आपके आसपास का क्या सोशल बिहेवियर है, क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अब सोशल बिहेवियर क्या है, हर किसी एरिया का, स्पेसिफिक एरिया का अपना कुछ कल्चर होता है, अपने कुछ बिलीव्स होते हैं, अपने कुछ वैल्यूज होती हैं। तो आप उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपको कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट का मूड। मार्केट के मूड में हमने क्या देखना है, जो इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी है उसका मूड है वो कैसे है। जनरली हम देखते हैं कि
जब हम शेयर्स को खरीदना या बेचना होता है कि उस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, उन कंपनीज ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उन्होंने कितना लोन लिया, उनकी क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स है। बट कई बारी इन सब से हटके भी हमें इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी देखना चाहिए कि अगर ऐसा मार्केट में कंडीशन डेवलप हो रही है कि सब लोग एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को सेल करना चाह रहे हैं इवन दो वो कंपनी ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस केस में जो मार्केट का मूड है उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए। 8 पॉइंट्स के ग्लोबल एंड लोकल इश्यूज। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स कैन बोथ हैव अ इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 2008 में, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जिसके कारण बहुत सारे एरियाज में रूल्स चेंज हुए और उसका इम्पैक्ट हुआ इन्वेस्टमेंट्स के आउटकम में। ओके, नाइन्थ के मॉनेटरी पॉलिसीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। इसके अलावा देखते हैं कि उन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट आता है बोरिंग रेट्स के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। अब अगर जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करे तो ऑब्वियसली बैंक्स भी आगे ज़्यादा चार्ज रेट करेंगे, तो जिससे जो लोन्स है वो ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो जिससे इन्वेस्टर्स जल्दी से न्यू लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको अगर पीछे से अगर ज़्यादा लोन महंगा मिलेगा, ज़्यादा अगर लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जो उनकी आगे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगी। और फिर टेंथ है हमारा रिस्क एंड रिटर्न। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। 11 पॉइंट इन्वेस्टर्स की एजुकेशन इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। अब कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, और एक इन्वेस्टर है जिसकी ज़्यादा इन्वेस्टर एजुकेशन है, वो ज़्यादा लिटरेट है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा डिपेंड करता है और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले पाओगे। ट्वेल्थ, डाइवर्सिफिकेशन। ये भी हमने बार बार पढ़ चुके हैं कि हमें जब भी इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है वो डिफरेंट क्लासेस में करनी होती है, ताकि अगर कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर ने परफॉर्म नहीं अच्छा किया तो दूसरा सेक्टर उसको सेट ऑफ करके हमें ठीक से प्रॉफिट दे दे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है 1.7, इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज। अब इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज का मतलब है कि हाउ एन इन्वेस्टर मेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक इन्वेस्टर कैसे डिसीजन लेता है जब भी उसको कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो अपॉर्चुनिटीज को एग्जामिन करता है, वो अपने रिस्क को मैनेज करना चाहता है। तो कॉमन इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज क्या हैं? सबसे पहले तो वैल्यू इन्वेस्टिंग्स। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो देखते हैं कि जो अंडर वैल्यूड इन्वेस्टर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको परचेज कर लेते हैं, लेट्स से स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स। उनको ऐसा लगता है कि आज इसकी रियल वैल्यू या फिर जो इसकी फेयर वैल्यू है वो तो 1000 रुपीज होनी चाहिए, और आज वो मिल रही है हमें सिर्फ लेट्स से 600 रुपीज में, 400 रुपीज में। तो वो क्या करते हैं, इसको लेके रख लेते हैं, ताकि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लेते हैं कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो उससे उनको ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स उन जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं जहां पर हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है, जहां पर जो प्राइस है वो ज्यादा ग्रो कर सकता है। अच्छा, इनकम इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टर्स उन जगह पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर उनको ज्यादा डिविडेंड पेइंग स्टॉक मिलेगा, उनको बॉन्ड्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर उनकी कोई फिक्स्ड इनकम ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। अच्छा। अच्छा, इंडेक्स इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? देखो, इंडेक्स इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आप अपना पैसा एक स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में। अब ये इंडेक्स मार्केट जो टॉप कंपनीज होती है ना, वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आप डायरेक्टली किसी एक कंपनी का स्टॉक नहीं खरीदते हो, बल्कि आप उस इंडेक्स में जो भी सारी कंपनीज होती हैं आप उसके स्टॉक्स को परचेज कर लेते हो। इसका फायदा क्या होता है कि ये आपको क्या करते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना देता है आपका, और जिससे आपका जो पैसा है वो अलग अलग कंपनीज में भी इन्वेस्ट हो जाता है, और जिससे आपका रिस्क भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी हम आपको कह सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ के डिविडेंड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड इन्वेस्टिंग कौन सा होता है? जो डिविडेंड फोकस्ड होते हैं लोग, ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको रेगुलर डिविडेंड चाहिए होता है, तो वो उन शेयर्स या उन सिक्योरिटीज को बाय करते हैं जो डिविडेंड ज्यादा देती है, जिससे उनकी इनकम की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अच्छा। और सिक्स पॉइंट है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बारी ना मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है कि जब मेजोरिटी ऑफ द लोग एक पर्टिकुलर शेयर को या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर को ना अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने का क्या मतलब है? वो उस सेक्टर के कोई भी शेयर को परचेज नहीं करते, या फिर उस शेयर्स को अवॉइड कर देते हैं। अब
जो ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका ये बिलीव होता है कि मार्केट कभी कभी ना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर लेती है। अब ओवर रिएक्ट का क्या मतलब है कि कई बारी हम बहुत ज्यादा लोग गुस्सा होके या फिर नेगेटिव होके उस शेयर को बाय ही नहीं करते। बट उसके बाद जब मार्केट की सिचुएशंस नॉर्मल हो जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट्स फिर से नॉर्मल अपने प्राइसेस पे आ जाती है। तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग्स का मतलब होता है कि जब सब लोग बेच रहे होते हैं, मतलब जब सब लोग सेल कर रहे होते हैं, तब आप बाय करो, और जब सब लोग बाय कर रहे होते हैं तब आप सेल करो। ठीक है। और सेवेंथ पॉइंट के टेक्निकल एनालिसिस, जब भी आपको कोई भी मतलब वो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो तभी इन्वेस्ट करते हैं जब तक वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर लेते। ठीक है। पास्ट ट्रेडिंग्स वॉल्यूम्स को देखते हैं, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के मार्केट के बिहेवियर्स को उस हिसाब से। ठीक है। एट्थ, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का क्या मतलब होता है? वो इन्वेस्टर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, कैश फ्लो को रीड करते हैं, इंडस्ट्रीज के डायनेमिक्स को समझते हैं और तभी इन्वेस्ट करते हैं। नाइन्थ पॉइंट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं भी करते, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मे बी 5 साल, 10 साल, 15 साल, जिनसे उनको कंपाउंडिंग की पावर मिल जाती है। और वो लोग शॉर्ट टर्म में अगर उनको लॉसेस भी हो तो वो उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदा होता, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा होता है। अच्छा जी। और टेंथ पॉइंट के सोशल एनालिसिस। सोशल एनालिसिस का क्या मतलब है कि हम एथिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रीड करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उसी के बेसिस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग करते हैं। इसका क्या मतलब है? वो इन्वेस्टिंग करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करके, डेटा को एनालिसिस करके तभी। जैसे हमने सीखा था बहुत टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो सेम चीज एक तरीके के क्वांटिटेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। और लास्ट के हेज फंड्स स्ट्रैटेजीज। अब हेज फंड्स के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हेज फंड स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। हेज फंड्स यूज a variety of strategies to generate return that are uncorrelated with broader market movements। ठीक है। और अब जो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने ऊपर स्ट्रेटेजीज सीखी हैं या अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, हम इनके किसी कॉम्बिनेशंस को यूज करके इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज को देख सकते हैं। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट्स पर्ल्स विजडम्स, अब ये क्या क्या है? जैसे फर्स्ट है बाय लो सेल हाई। ऑब्वियसली हम कम प्राइस में खरीदो और ज्यादा प्राइस में बेचो। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क। ऑब्वियसली जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मतलब अलग अलग शेयर्स या फिर अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज या फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, तो उससे जो हमारा ओवरऑल रिस्क होता है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। इन एनी केस अगर एक इंडस्ट्री ने कम परफॉर्म किया तो दूसरी इंडस्ट्री से हम ज्यादा परफॉर्म किया, तो जो एक का लॉस था वो दूसरे के एक प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। थर्ड क्या है? टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग्स रिमेनिंग इन्वेस्टेड। इसका क्या मतलब है? मोर इंपॉर्टेंट दैट, सॉरी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड रिमेनिंग इन्वेस्टेड एंड मोर इंपॉर्टेंट देन प्रिडिक्टिंग शॉर्ट टर्म मार्केट चेंजेस। इसका क्या मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग्स होती हैं एंड रिमेनिंग इन्वेस्टेड, आपको वो इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टिंग क्या है? शॉर्ट टर्म मार्केट चेंजेस। अच्छा, फोर्थ क्या है? डोंट पुल ऑल योर एग्स इनटू द वन बास्केट। सेम चीज वही है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको अवॉइड करना चाहिए कि जो भी आपका सारा पैसा है वो सिंगल एसेट या फिर सिंगल शेयर में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें लॉस हुआ तो आपका सारा पैसा लॉस हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंड व्हाट यू इन्वेस्ट इन। जहां पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, जिस भी शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करो, तो आपको थॉरोली रिसर्च करने के बाद ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हार्ड अर्नड मनी होती है। सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स देख के या फिर अपने किसी फ्रेंड के सिर्फ कहने पे आपको नहीं खरीदना चाहिए। सिक्स पॉइंट के पेशेंस इज अ वर्च्यू। इसका क्या मतलब होता है? आपको पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं कि आपने आज किसी कंपनी का शेयर या कोई भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी और आप हर एक सेकंड देख रहे हो, अरे ये तो एक डिक्रीज होगी, अरे ये तो बढ़ गई, अरे आज तो इसके अंदर लॉस हो गया। आपको थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और तभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेवेंथ पॉइंट क्या है? इमोशंस कैन क्लाउड जजमेंट। आपको जो लॉजिकल एटीट्यूड है आपको वो मेंटेन करना चाहिए। आपको इमोशनल डिसीजन मेकिंग से रिजल्ट है वो हमेशा खराब मिलेगा। ऐसा क्यों? कई लोग जल्दबाजी के चक्कर में कुछ खराब कर देते हैं जिसके कारण उनको भुगतना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, इमोशनली या फिर बिना सोचे समझे किसी के साथ लड़ाई कर लेते हैं,
फिर ये नहीं देखते कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सेम चीज बेटा हमें देखना चाहिए कि इमोशनल इन्वेस्टिंग में भी सेम चीज देखनी चाहिए कि हमें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब भी हमें डिसीजन लेना है तो सोच विचार करके अच्छे से एनालिसिस करके ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। ओके। 8th पॉइंट क्या है, डोंट चेस परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब है, लेट से आपने कोई एक इन्वेस्टमेंट करी और उसने बहुत अच्छे से आपको परफॉर्म करके दिया, बहुत अच्छे से आपको क्या करा, परफॉर्म करके दिया। बट इसका ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आपकी एक बारी आपको किसी ने प्रॉफिट अर्न करके दिए तो वो फ्यूचर की भी गारंटी देता है। नहीं, अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट है जिसने आपको करंट सिनेरियो में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आने वाले 5 साल या आने वाले 10 साल के बाद भी आपको सेम प्रॉफिट अर्न करके देगा। ओके। 9th पॉइंट क्या है, स्टे इन्वेस्टेड थ्रू आउट मार्केट साइकिल्स। इसका क्या मतलब है, मार्केट एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन। ऑब्वियसली कभी मार्केट इंक्रीज होती है, कभी सेंसेक्स अप होता है, कभी सेंसेक्स डाउन होता है। इट इज अ क्रिटिकल टू स्टे इन्वॉल्व एंड अवॉइड टेम्पटेशन टू सेल ड्यूरिंग मार्केट डाउन टर्न। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसी डाउन टर्न, जैसी नीचे मार्केट हो तो आप बेचो और आप बाहर चले जाओ। आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ताकि अगर आज मार्केट नीचे हुई है तो कभी मार्केट ऊपर भी होगी। 10th पॉइंट, नो योर रिस्क टॉलरेंस। आप कितना रिस्क ले सकते हो, जैसे हमने पीछे भी अभी पार्ट 1 में भी देखा था कि बहुत सारे रिस्क टॉलरेंस के फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी एज क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आप अपने बच्चों के लिए फीस कलेक्ट करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, या आपका पेंशन प्लान्स आपके रिटायरमेंट के लिए, तो उसके हिसाब से। 11th, अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। इसका क्या मतलब है, अगर हर कोई इंसान एक चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसी बात है ना कि अगर सारे कुएं में कूद रहे हैं तो आप भी कुएं में कूद जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर एसेट के ऊपर पहले अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, उसके फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको अपना रिस्क टॉलरेंस पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कीप कॉस्ट लो। इसका क्या मतलब है, अगर आप हाई फीस एक्सपेंसेस जब आप करते हो कोई भी इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, कम। लेट से हम कई बारी क्या करते हैं कि जैसे होता है ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। लेट से आपने कोई एक इन्वेस्टमेंट करी, आपने एक कोई लेट से आपने कोई गोल्ड का कॉइन परचेज किया, वो 10,000 रुपीज का गोल्ड का कॉइन था। अब आपने उसको घर में रखने के लिए क्या करा कि आपने उसको घर में रखने के लिए एक अच्छा सा बैग खरीद लिया, और वही बैग आपने ले लिया 4,000 रुपए का, और अब उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 14,000 की होगी। अब जब तक गोल्ड 10,000 से 15,000 रुपीज पर नहीं पहुंचेगा तो आपको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो जो आपकी कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की, वो आपको कोशिश करनी होती है कि वो कम से कम रखनी चाहिए। 13th पॉइंट के, इन्वेस्ट फॉर गोल्स नॉट नॉइस। इसका क्या मतलब है, rather than getting caught up in the short term market noise for or fads, focus on long term financial goals। आपको शॉर्ट टर्म के बारे हमेशा ना सोच के लॉन्ग टर्म के बारे भी सोचना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि लेट से आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स करी हैं और हो आपको लग रहा है कि अभी तो ये बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है, बट आप फ्यूचर के लॉन्ग टर्म के बारे भी प्रोस्पेक्ट करो कि शायद आज मार्केट में कंडीशंस ऐसी हैं, शायद मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी है, इंटरेस्ट रेट खराब हो रखे हैं जिसके कारण मार्केट डाउन हो रही है। तो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की तरफ अगर आप सोच के कोई भी डिसीजन लोगे तो बेटर कंडीशन डिसीजन लोगे। ओके। 14th पॉइंट के, कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज अ क्रिटिकल। कॉन्टिन्यूस लर्निंग का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे न्यूज़पेपर, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, और सिर्फ जो उन्होंने अपना एक बारी कोई भी फाइनेंस का कोर्स कर लिया और जो भी उन्होंने सीख लिया कि हमें कब परचेज करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, और उसी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें कॉन्टिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए, जिससे हम हर रोज नई नई लर्निंग सीखें। और जैसे जैसे हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ें या टीवी में न्यूज़ देखें या सो ऑन कहीं से भी हम चीजें सीखें, उसके बेसिस पे हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान सीखता नहीं है तब तक वो कुछ भी अर्न नहीं कर पाता। 15 पॉइंट के, हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। एग्जिट स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है, आपको रीजनेबल डिसीजन लेना चाहिए, आपको कब मार्केट से एग्जिट करना है। कब मार्केट से एग्जिट करने का क्या मतलब है, लेट से आपने कोई जो एक शेयर है वो 100 रुपीज में परचेज कर लिया, और अब वो शेयर हो चुका है लेट से 300 का, तो अब आपको ये डिसीजन लेने क्या अब आपको मार्केट एग्जिट करनी है या नहीं करनी। तो आपके पास पूरी एक मार्केट को एग्जिट करने के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का 1.8, इन्वेस्टमेंट विजडम। इसका क्या मतलब होता है, कीप इन माइंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉलेज इज नॉट वन साइज फिट्स फॉर ऑल सॉल्यूशंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है, व्हेन इंप्लीमेंटिंग दीज आइडियाज टू योर ओन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, कीप इन माइंड योर पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटस, गोल्स, रिस्क टॉलरेंस। देखो, जो एक इन्वेस्टमेंट नॉलेज होती है, अब टीवी में तो उन्होंने अगर एक बारी कोई चीज बताई
तो वो तो सब लोगों ने सुनी। अब किसी की इनकम 300 है और किसी की 3000 है, तो आपको उसके बेसिस पे ही आपको क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने चैप्टर 1 का पार्ट 2 भी बना दिया है और अपलोड कर दिए, और थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट दिखाया। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल पाए और ताकि मैं और भी वीडियोस बना पाऊँ। ऑल्दो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियोस अपलोड करी है, तो आई एम रियली सॉरी अगर मेरे से कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो गया हो, या फिर मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से आपको बताया हो। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करके या फिर गूगल का यूज़ करके या फिर बुक की लैंग्वेज पढ़ के आप दोबारा से एक बारी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने कोई सब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट गलत तो नहीं पढ़ाया। थैंक यू सो मच।